हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से एक नई मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत है। और अपने क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी और आज इसी क्वेश्चन की सीरीज को क्या कर रहे हैं, अपने बरकरार कर रहे हैं। तो देखिएगा आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। कि जो धन विधेयक लाया जाता है, जो मनी बिल लाया जाता है, उस मनी बिल पर किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है, पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो देखो, धन विधेयक से संबंधित 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों की अपन क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से बन सकता है कि जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है, धन विधेयक है, इस धन विधेयक की डेफिनेशन किस अनुच्छेद में है। तो धन विधेयक की डेफिनेशन का बात की जाए तो ये अनुच्छेद 110 में, कि धन विधेयक की जो परिभाषा है वो एक अनुच्छेद 110 में उल्लेख किया गया है। और कोई विधेयक, जो कोई बिल है, वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अब देखिएगा, धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया किस में है, अनुच्छेद 109 में। और अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक पर पूर्व स्वीकृति किसकी आवश्यक है, राष्ट्रपति की आवश्यक है। धन विधेयक पर पूर्व स्वीकृति, पूर्व अनुमति किसकी आवश्यक है, राष्ट्रपति की। और धन विधेयक सदैव किस में रखा जाता है, लोकसभा में। धन विधेयक सदैव लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा धन विधेयक को पारित कर दे तो धन विधेयक कहाँ जाता है, तो धन विधेयक राज्यसभा में जाता है। कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा भी उसे पारित करें या न करें, राज्यसभा अधिकतम धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है, 14 दिन। और उसके बाद धन विधेयक है जो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति को क्या देनी पड़ती है, स्वीकृति। राष्ट्रपति है जो मनी बिल को क्या कर सकता, पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है। आई बात समझ में, क्योंकि राष्ट्रपति से तो पहले ही अनुमति ले ली गई है, इसलिए धन विधेयक की पूर्व अनुमति पर राष्ट्रपति की आवश्यक है। और धन विधेयक जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उसको पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो पहले ही क्वेश्चन का आंसर है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो बताएं, देखें, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की क्या देता है, स्वीकृति देता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। देखो, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल भी, गवर्नर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। पहली बात तो बता दें कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की अनुमति है वो अनुच्छेद 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और यहां यदि ऐसा दे दिया जाए कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, गवर्नर की बात की जाए तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, 213 के तहत। यहाँ 1 और 2 3 है और यहाँ 2 1 क्या है, 3 है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल को 213 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा आपका, अनुच्छेद 123। अब किस प्रकार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ध्यान रखना आपको कि संसद सत्र नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है, कि संसद सत्र नहीं चल रहा है, अर्थात पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा है। तो राष्ट्रपति संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। एक संघ सूची और दूसरी समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आई बात समझ। और ध्यान रखना है, संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश अधिकतम कितने माह तक मान्य होता है, तो अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक क्या होता है, मान्य होता है।
और मान लीजिए कि पार्लियामेंट का जो सत्र है वो प्रारंभ हो गया, तो प्रारंभ होने के अध्यादेश कितने दिन तक मान्य रहता है, तो 6 सप्ताह या 42 डे, 42 दिन। और ध्यान रखना, क्या राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है? जो राज्य सूची है उसके विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है एक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, यदि आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश एक होता क्या है, अस्थायी कानून होता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नामांकन के समय राष्ट्रपति उम्मीदवार को कितना डिपॉजिट मनी की बात की, राष्ट्रपति की जो डिपॉजिट मनी है, जमानत राशि है, वो कितनी देनी चाहिए। जैसे मैं बताऊं आपको एक बात कि आप अपने काम में पहला बनने का गोल करें, आप अपने काम में पहला बनने का गोल करें, गोली ना दें। अब क्या करते हैं लोग, अपना टारगेट को छोड़कर क्या करते हैं, गोली देते हैं, गरा लावणी होगी ही, दादो बीमार हो, पढ़ाई को नहीं हो पाई, चुनाव आएगा। तो ये आपका जो गोल है, जो टारगेट है, उस टारगेट को क्रॉस करने के लिए आप गोली ना दें, उस पर फोकस रखें पूरा का पूरा। जैसे मैंने बताया था एक दिन कि समस्याओं पर फोकस करोगे तो गोल भूल जाओगे, और गोल पर फोकस करोगे तो समस्याएं नहीं आएगी। तो अपने गोल पर पूरा क्या करें, फोकस करें, किसी प्रकार के बहाने आप ना बनाएं, गोली किसी प्रकार की ना दें। गोली आपको ही नुकसानदायक है, अन्य किसी को कोई नुकसानदायक नहीं है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत राशि, डिपॉजिट मनी की बात की गई है। जैसे सरपंच के चुनाव थे तो उन्होंने भी नामांकन पत्र जमा करवाया था, कहीं 250, 500 ये था ना। तो उसी प्रकार ये डिपॉजिट मनी, राष्ट्रपति जब अपना नामांकन पत्र जमा करवाता है तो उसको डिपॉजिट मनी कितनी देनी पड़ती है, 15,000 रुपये देनी पड़ती है। कितनी देनी पड़ती है भाई, 15,000 रुपये। और ध्यान रखना, इसमें SC, ST और OBC को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है, चाहे महिला हो, चाहे SC हो कैंडिडेट, ST का हो, OBC का हो, किसी प्रकार की उसमें कोई छूट नहीं दी जाती है। सभी को डिपॉजिट मनी है वो कितनी है, 15,000 रुपये उसकी डिपॉजिट मनी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में कौन भाग नहीं ले सकता, नहीं लेने वालों की बात की गई है। तो बताएं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, A नंबर ऑप्शन होगा, B नंबर ऑप्शन होगा, C नंबर ऑप्शन होगा। ये थ्योरी के आधार पर नहीं, ऑप्शन के आधार पर आंसर देना, ऐसा मत सोच लेना बोले ऑप्शन नहीं गलत है, ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, मैं बता देता हूं आपको, विधान परिषद। क्या होगा, विधान परिषद। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 54 में की गई है, अनुच्छेद 54 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है, और उसमें लिखा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा या असेंबली के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जबकि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तो ऑप्शन में है, और विधान परिषद अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो विधान परिषद है जो मेंबर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, वो काउंसिल क्या नहीं करती है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेती है। जबकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या लेती है, भाग लेती है। तो क्वेश्चन क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, बताएं देखिए आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का जो नामांकन होता है उसमें कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए? इसमें केवल किसकी बात की गई है? अनुमोदक की बात की। एक ही बात है, चाहे प्रस्तावक बोले या अनुमोदक बोले। तो कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो बताएं, देखिए कितने सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के लिए तो अनुमोदक और प्रस्तावक कितने कितने आवश्यक हैं? 50-50। राष्ट्रपति के लिए कितने? 50-50। और जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव कितने आवश्यक हैं? 20-20 आवश्यक है। 20-20 क्या है? आवश्यक है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ध्यान रखना, ये प्रस्तावक और अनुमोदक हो कौन सकते हैं? जैसे राष्ट्रपति के प्रस्ताव को अनुमोदक, तो ध्यान रखना जो इलेक्शन में जो भाग लेते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति के प्रस्ताव की बात करें तो उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव वो ही बन सकता है जो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या ले? भाग ले। ठीक है, आप और हमें नहीं बन सकते हैं। और 20 प्रस्तावक और 20 क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति, ये जैसे मैं बताऊं आपको कि अपना चाहे खेल ताश का हो या जिंदगी का, चाहे खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाएं जब सामने वाला बादशाह दिखाएं। चाहे खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाएं जब सामने वाला क्या दिखाए? बादशाह दिखाएं। तो किस कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या बन सकता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, तो बताएं किस कंडीशन में उपराष्ट्रपति है जो क्या बन सकता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। तो बताएं। अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, 15-20 दिन की छुट्टी, स्विट्जरलैंड चले गो, बीमार हो, अपना कार्य करने में सक्षम हो। तो ध्यान रखना, इन चारों कंडीशनों में वो क्या कर सकता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका। अनुपस्थित है, बीमार है, अपना कार्य नहीं करने में है, तो भी उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसका कार्यभार। तो बताए देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया था कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? तो ब्रिटेन के राजा से की जाती है। उसी प्रकार बहुत अच्छा और चर्चित क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा और क्या है? चर्चित क्वेश्चन है। इसलिए आप जरूर आंसर बताएं कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति जो लेवल है उसकी तुलना किससे की गई है? जैसे राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? तो ब्रिटेन के राजा से की गई है। तो सेम कंडीशन, उपराष्ट्रपति की तुलना, तो ध्यान रखना, इसी उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की गई है। किससे की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? माइक पेंस क्या है? वहां के उपराष्ट्रपति है। अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं, साथ ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव है। वैसे किस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वहां, वो सारी बातें अपने एक वीडियो डाल दिया है, यूट्यूब पर देख सकते हो आप, पूरी विस्तारित चर्चा की गई है। तो अब क्या होता है कि भारत में बहुत बड़ी समस्या आती है इस अमेरिका के उपराष्ट्रपति को लेकर। वर्तमान स्थिति में होता क्या है कि वहां 2 पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेटिक है। वैसे अमेरिका बहुदलीय व्यवस्था है अमेरिका में, परंतु जो मुख्य दल है वो 2 ही हैं, एक डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिक है। और रिपब्लिक पार्टी से वहां का राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप वहां रिपब्लिक पार्टी से उम्मीदवार है। और भारत का जो समर्थन था वो किसकी तरफ है? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। इस चुनाव में देख रहे जनता का समर्थन जो भी है, क्योंकि वो भी चाइना के खिलाफ है ना। आज के देखा होगा न्यूज, तिब्बत नेपाल के साथ बैठक थी उसकी पहली बार, तो भारत का समर्थन ट्रंप के खिलाफ। अब क्या होता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है जो बाइडेन,
वो जो बाइडेन क्या करते हैं, भारत का समर्थन अपनी पार्टी के लिए करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक भारतीय मूल की महिला है कमला, और कमला भी वहां पहुंच गई है, और उस कमला को क्या बना देता है, कमला हैरिस को क्या बना देता है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना देता है। तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पास ही कि कमला हैरिस, भारतीय मूल की कमला हैरिस किस पार्टी से अमेरिका में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से क्या है, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है। और वर्तमान में कौन है, माइक पेंस, ये तो जाने वाले हैं, ठीक है, नए आने वाले हैं, तो वो कोई बड़ी बात है। ये ध्यान रखना रिपब्लिक पार्टी से हैं, और ये किससे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस। तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करता है, तो बताएं, देखिए आंसर क्या होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो देखो उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो सारी बातें किस में है, अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 66 में। और अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है कि उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में कौन भाग लेता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं, तो संसद के सभी सदस्य, पार्लियामेंट के सभी सदस्य लेते हैं, चाहे वो लोकसभा से हो, चाहे वो राज्यसभा से हो, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो नॉमिनेट हो। तो संसद के सभी सदस्य, पार्लियामेंट के सभी सदस्य क्या लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो संसद के सदस्यों द्वारा बनाया निर्णायकी मंडल। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना ज्यादा, ठीक है, राष्ट्रपति वाला भाग नहीं लेता, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, पर अकेले राज्यसभा के सदस्यों से भी काम नहीं चलेगा। तो संसद सदस्यों को, अब संसद सदस्य भाग लेते हैं। तो क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, कि उपराष्ट्रपति है जो किस कंडीशन में अपना वोट दे सकता है। तो पहली बात बता देता हूं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 64, कौन से आर्टिकल की बात की गई है, आर्टिकल 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। अब देखो वो राज्यसभा का सभापति है तो वोट भी किस में देगा, राज्यसभा में। परंतु ये भी प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में वोट ही नहीं दे सकता। यदि कंडीशन नॉर्मल है तो वो अपने वोट का प्रयोग, अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। परंतु यदि कंडीशन राज्यसभा में बराबर की है, स्थिति बराबर की है, किसी विधेयक के पक्ष में और विपक्ष में मत क्या है, यदि बराबर है, तो उपराष्ट्रपति वहां क्या दे सकता है, अपना मतदान कर सकता है। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, मतों के बराबर रहने की स्थिति में वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। यदि सामान्य कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा में 250 सदस्य, 240 सदस्य, और किसी विधेयक के पक्ष में 140 है और विपक्ष में कितने हैं, 100 है, विपक्ष में कितने हैं, 100, तो वोट नहीं दे सकता। और मान लीजिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों में 120-20 है, तो वो वोट ही दे सकता है ना। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो बताइए, देखें कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेता है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो आंसर क्या होगा, देखें तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान या वोट देने में भाग नहीं करते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ही
लेते हैं। तो दोनों बातें करते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और कौन कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 54 है, अनुच्छेद जो 54 है, वो राष्ट्रपति के चुनाव के वोट की बात करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन देता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात इलेक्टेड मेंबर क्या देते हैं, वोट देते हैं। जबकि अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 66 में किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई, सॉरी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की। उसमें लिखा गया संसद के सभी सदस्य, पार्लियामेंट के आले मेंबर, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेट हो, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, संसद के मनोनीत सदस्य जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, जो 2 लोकसभा में होते थे, आजकल नहीं होते हैं, और 12 राज्यसभा में होते हैं, ये संसद के जो नॉमिनेट मेंबर है, ध्यान रखना है ना, ये संसद के नॉमिनेट मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो क्लियर हो गई बात। तो आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था। कि ऐसे कौन कौन व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, या इन 4 में से कौन सा व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति नहीं बना और राष्ट्रपति बना। तो देखो काफी हैं, तो इस बात को समझना है कि भारत के आज तक 6 व्यक्ति हैं। कितने, 6 व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति भी बने और क्या बने, राष्ट्रपति बने। पहले उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद क्या बने, राष्ट्रपति बने। जैसे 6 का नाम बताऊं मैं आपको, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण। ये टोटल 6 उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, जो देश के क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। अब इन 6 में से कौन है जो क्या नहीं बनता है, उपराष्ट्रपति नहीं बनता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बनते हैं, उपराष्ट्रपति 1962 में ये देश के क्या बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी कब बने थे उपराष्ट्रपति, तो वीवी गिरी 1967 में क्या बने, देश के उपराष्ट्रपति बने थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में क्या बनते हैं, देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं और 62 तक रहते हैं। और 67 में कौन बनते हैं, 1900 में, तो वीवी गिरी बनते हैं। और 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो जाकिर हुसैन। ज्ञानी जेल सिंह है जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ये क्या बने थे, सीधे ही राष्ट्रपति बने थे। 1982 में राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति का पद नहीं देखा। ज्ञानी जेल सिंह की बात करें तो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन, ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति बनने से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री कौन, ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत सरकार में गृह मंत्री कौन, तो ज्ञानी जेल सिंह। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, देखिए आंसर क्या होगा। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। देखो आज तक 2 ही व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, पूर्ण अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभालते हैं। एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक हामिद अंसारी। तो हामिद अंसारी तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन में आंसर क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आंसर क्या है इसका, राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो 1952 से 1957 तक देश के उपराष्ट्रपति थे और 1957 से 1962 तक क्या थे, उपराष्ट्रपति। तो 2 लगातार कार्यकालों में कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए। देखो आज तक 2 उपराष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, 2 राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई और 1 उपराष्ट्रपति था जिसकी पद पर रहते हुए क्या हुई, मृत्यु। तो निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति है जो पद पर रहते हुए यमराज का मिस कॉल आ गया था। तो बताएं, देखिए
एसएससी एग्जाम 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, एक उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम है कृष्णकांत, और इनका कार्यकाल वैसे 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल था। कार्यकाल पूरा 5 साल का है, परंतु 2002 में इनकी पद पर रहते क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते क्या हो जाते हैं, यमराज को अच्छे लग जाते हैं, बोले आजा, बोले इंडिया वहां धरती पर कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? कि राष्ट्रपति है जो लोकसभा की भांति राज्यसभा को, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा को भी भंग कर सकता है या नहीं कर सकता? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 85 है, अनुच्छेद 85 है, वो क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। आई बात समझ? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। परंतु ध्यान रखना, राज्यसभा जो उच्च सदन है राज्यसभा, ये राज्यसभा क्या होती है, स्थायी सदन होती है, और राज्यसभा को राष्ट्रपति कभी भंग नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता, भंग नहीं कर सकता है। जबकि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। पहली बार लोकसभा कब भंग की गई, तो 1971 में चौथी लोकसभा थी, जिसमें मध्यावधि क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका चुनाव, उसका इलेक्शन कौन करता है? तो आंसर बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। तो मैं पहली बात तो बता देता हूं कि राज्यसभा का सभापति होता कौन है, सभापति होता कौन है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 64 है, अनुच्छेद कौन सा है, 64 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति है, अध्यक्ष है या चेयरमैन बोल सकते हैं या पदेन सभापति बोल सकते हैं, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अब अभी बात की थी अपने पीछे क्वेश्चन में कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कौन करता है, इसके निर्वाचन मंडल की बात किसमें की गई है, तो आर्टिकल 66 में की गई है। और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अकेले राज्यसभा से काम नहीं चलता है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, आंसर क्या होगा, चाहे संसद के सभी सदस्य बोलते हैं या लोकसभा राज्यसभा के सदस्य सभी सदस्य बोलते हैं, आंसर क्या होगा, एक ही होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निर्णायक मत देने का अधिकार है, सीडीएस एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है। देखो निर्णायक मत क्या होता है, जैसे पक्ष और विपक्ष में बात बराबर हो जाते हैं मतदान, तो निर्णायक मत दिया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति है राज्यसभा में दे सकता है, परंतु यहाँ बात सीधा इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष। जैसे मैं बताऊं, लोकसभा अध्यक्ष है, जो लोकसभा स्पीकर है, वो सामान्य कंडीशन में क्या नहीं दे सकता है, वोट नहीं दे सकता, मतदान नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 500 सदस्यों ने मतदान किया और किसी विधेयक के पक्ष में 300 है और विपक्ष में कितने हैं 200 है, तो वो क्या नहीं कर सकता है, वोट नहीं दे सकता है। आई बात समझ में। परंतु मान लीजिए कि मत क्या हो गए, बराबर हो गए, 250 मत बराबर हो गए, तो लोकसभा स्पीकर क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। और निर्णायक मत देने का अधिकार उसे किस आर्टिकल के तहत दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा स्पीकर का जो होता है, लोकसभा स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 100 के तहत। और 100 में भी कौन सा आता है, एक आता है। अनुच्छेद 101 के तहत क्या दे सकता है, लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री, ये सबको पता है, डॉक्टर राजकुमारी अमृता
कौर। डॉक्टर राजकुमारी अमृता कौर एकमात्र प्रथम मंत्रिपरिषद में क्या थी, महिला मंत्री थी। प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्री कितने थे, 36 थे, और 36 मंत्रियों में एक महिला मंत्री कौन थी, डॉक्टर राजकुमारी अमृता कौर। और ये स्वास्थ्य विभाग की क्या थी, मंत्री थी, और ये 10 वर्षों तक क्या रही थी, स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या रही थी, मिनिस्टर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति होने पर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ज्वाइंट सेशन की बात की गई है, किसकी बात की गई है। तो पहले तो आपको मौका दिया जा रहा है कि बताएं दे कि आंसर क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत अच्छे स्तर का क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और अपन इसकी ये भी बात करेंगे कि इसके साइड क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो बताएं देखिए, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, ज्वाइंट सेशन की। एक सामान्य अधिवेशन होता है और एक संयुक्त। तो देखो, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की गई है। अध्यक्षता का क्वेश्चन तो आंसर तो बोला जाए तो कौन, लोकसभा अध्यक्ष। तो पहली बात करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। तो संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 108 में। और संयुक्त अधिवेशन है जो ज्वाइंट सेशन है वो बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट क्या बुलाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस कंडीशन में बुलाता है, तो संसद में सदन कितने हैं, चैम्बर कितने हैं, 2 है, एक लोकसभा है और दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। मान लीजिए कोई विधेयक है, जो कोई बिल है वो लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है या 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत क्या बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आज तक कितने संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं भाई, 3। एक दहेज विधेयक को लेकर, एक बैंक विधेयक को लेकर, एक पोटाको आतंकवाद निरोधक विधेयक को लेकर 3 बार बुलाए गए हैं ना। ये आगे बता दिया जाएगा कब कब बुलाए गए हैं, 1978, 61, 2002 है। अब क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और इस बात का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 118। भारतीय संविधान का आर्टिकल 118 ये कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और अनुच्छेद 118 में यह भी लिखा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन है, उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अनुच्छेद 118 के तहत। और बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत बुलाता है, 108 के तहत बुलाता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। देखो, लोकसभा में क्या होता है, एक जनरल सेक्रेटरी होता है, उसे लोकसभा का महासचिव बोलते हैं। और इस जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करता है, तो यहां सीधा क्वेश्चन तो बनता है कि लोकसभा महासचिव की, जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। अब यहां से कई क्वेश्चन उठते हैं। यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखो, यहां से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो बन सकता है कि वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव क्या है, वर्तमान में लोकसभा महासचिव है और ये प्रदेश की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव है। और इससे पहले कौन प्रथम लोकसभा महासचिव कौन थे, M.N. कौल थे। कौन थे, M.N. कौल थे। और क्वेश्चन ये पूछा गया SSC 2018 में कि जो लोकसभा महासचिव होता है, लोकसभा का जो जनरल सेक्रेटरी होता है, इसका जो पद है वो किसके समान होता है, कैबिनेट सचिव के समान होता है। किसके समान होता है, कैबिनेट सचिव के समान होता है या कैबिनेट सेक्रेटरी के समान होता है। किसके समान होता है, कैबिनेट सचिव के समान होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। देखो, जब पहला प्यार होता है तो उसमें
याद भी रहता है। देखो मैंने बताया था कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, पर जो पहला प्यार होता है उसमें धोखा भी बहुत अच्छा होता है, लोग समझ नहीं पाते, उससे पहले तो धोखा हो जाता है। तो सेम कहानी है यहाँ भी कि पहली बार किस लोकसभा स्पीकर के खिलाफ क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर के खिलाफ भी क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पहली बार। वैसे सरकार की बात करें तो नेहरू जी की सरकार थी 1963, और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के खिलाफ कब लाया गया, तो जीवी मावलंकर थे। ये 2 बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित हुई, सीडीएस एग्जाम 2000। देखो लोकसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है तो 2-3 क्वेश्चन और भी बनते हैं। एक तो होता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कौन करता है, तो लोकसभा जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा मेंबर होते हैं, वो अपने में से एक को क्या करते हैं, लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं, और एक को क्या चुनते हैं, डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। क्या ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर अपने पद की शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो ध्यान रखना लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो एक दूसरे को देते हैं। और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर या गणेश मावलंकर थे। और क्वेश्चन बन सकता है प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, या प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, सुमित्रा महाजन थी या मीरा कुमार थी। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो सासाराम बिहार से सांसद थी। और ये शेरशाह सूरी का मकबरा भी कहाँ आता है, सासाराम बिहार में आता है, तो बात को सुनिएगा। और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, तो कोटा से ओम बिरला है, सांसद है राजस्थान से, और वो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है। अब यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इसी क्वेश्चन में 2 अवधियों के लिए दिया गया है, और इसी क्वेश्चन को दे सकता है सबसे लंबे कार्यकाल वाला लोकसभा अध्यक्ष। तो चौधरी लोग इनको काम कर सके, और लठबाज काम है, बैठाणु डराणु और धमकाणु, बस सारा काम लोकसभा में है, वो कौन करे, अध्यक्ष। और बलराम जाखड़ हैं जो 2 अवधियों तक या सबसे लंबे कार्यकाल वाले क्या थे, लोकसभा स्पीकर थे। ये 1980 से 84 तक थे, और 84 में फिर लोकसभा चुनाव होते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है, और 84 से 89। बलराम जाखड़ ध्यान रखना सीकर से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, सीकर से क्या रहे हैं, लोकसभा सदस्य रहे हैं, और 1980 में चुनाव जीते हैं। उसके बाद एक बार पहले भी चुनाव जीते हैं। तो बलराम जाखड़ सबसे लंबे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष हैं, और सीकर, राजस्थान सीकर से सांसद हैं, और वैसे इनका जन्म स्थान है फिरोजपुर पंजाब, जहां से वर्तमान में लोकसभा सदस्य कौन है, तो बताएं देखें। पहले सुनील जाखड़ था, जो बलराम जाखड़ का लड़का था, पिछली बार लोकसभा सदस्य था वहां से, परंतु अब की बार भाजपा ने वहां क्या दे दी, किसको टिकट दे दी, सनी देओल को। और सनी देओल फिरोजपुर पंजाब से क्या है, लोकसभा सदस्य हैं, जो बलराम जाखड़ के लोकसभा क्षेत्र से आती है। तो बलराम जाखड़ सबसे लंबे कार्यकाल वाले क्या है, लोकसभा स्पीकर है, 2 अवधियों तक चुने जाते हैं। प्रथम हो गया, अंतिम हो गया। एक ये भी क्वेश्चन बता देता हूं कि जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है वो कब किस अधिनियम के तहत सर्जित किया गया था, तो जो 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत ये पद सर्जित किया गया था। ठीक है, लोकसभा के पिता के रूप से जाने जाते हैं, तो लोकसभा के पिता ज्यादा सोचने की बात नहीं है, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, वो ही क्या है, लोकसभा के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं आईएएस प्री एग्जाम 2009 में अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे।
क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि ऐसे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई, प्रथम ऐसे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई, मृत्यु हुई या दिवंगत हुआ। तो ये आपको पता ही है पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी क्या हुई, पद पर रहते हुए क्या हुई, मृत्यु। इन्हें संसद का जनक कहते हैं, लोकसभा का जनक कहते हैं, प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। इनको उठाने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और प्रथम पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई, जीवी। दो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनकी क्या हो जाती है, पद पर रहते मृत्यु हो जाती, एक जीवी मावलंकर, एक जीएम बाल्मीकि। आज तक दो ही लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या होती है, मृत्यु होती है, जीवी मावलंकर और जीएम बाल्मीकि। प्रथम कौन था, तो प्रथम गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर था। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कानून के मामले में भारत में ये जानकारी भारत सरकार को कौन देता है, या इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो बताइएगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन थे, या भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन होता है। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन होता है, महान्यायवादी होता है। कौन होता है, महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी के पद का उल्लेख किसके अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है जो 76 है उसमें महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और ये अटॉर्नी जो जनरल होता है, जो महान्यायवादी होता है, ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। बात महान्यायवादी की आई गई तो एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि वर्तमान में देश के महान्यायवादी कौन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल क्या है वर्तमान में महान्यायवादी। के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के क्या है, महान्यायवादी है। और भारत के प्रथम जो अटॉर्नी जनरल थे या प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो एमसी शीतलवाड़ भारत के क्या थे, प्रथम महान्यायवादी थे। तीस्ता शीतलवाड़ का नाम सुना होगा, उनके पिता एमसी शीतलवाड़। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापनाकर्ता कौन थे, तो एमसी शीतलवाड़ थे, जो भारत के प्रथम क्या थे, महान्यायवादी थे। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार, देश का प्रथम विधि अधिकारी, वर्तमान महान्यायवादी, प्रथम महान्यायवादी, ये सारी बातें पढ़ने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद ये महान्यायवादी को है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 88 कहता है, अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी और मंत्री दोनों की बात करता है। वैसे तो पर अपन को किसकी बात करनी है, महान्यायवादी। महान्यायवादी पार्लियामेंट की बैठकों में भाग ले सकता है, वो पार्लियामेंट का मेंबर न होते हुए। ध्यान रखना, जो मेंबर है वो तो भाग ले ही सकता है, जैसे लोकसभा सदस्य हैं वो लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं, और राज्यसभा जो मेंबर हैं वो राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं। और अनुच्छेद 88 में आर्टिकल 88 में ये भी लिखा गया है कि मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का, मंत्री चाहे संसद के किसी भी चैम्बर का मेंबर हो, वो संसद के दोनों सदनों की बैठकों में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। उसी आर्टिकल 88 में लिखा गया है कि महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है वो पार्लियामेंट का मेंबर न होते, न लोकसभा सदस्य होता है और न ही क्या होता है वो राज्यसभा सदस्य। अटॉर्नी जनरल न लोकसभा सदस्य न राज्यसभा सदस्य होते भी वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट की बैठकों में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। किसी विधेयक पर यदि चर्चा हो रही है तो वो बोल सकता है, आसानी से समझा सकता है, ठीक है।
पार्लियामेंट जो कमेटी होती है, संसदीय जो समितियां होती है, लोकलेखा समिति है, अनुमान समिति है, वित्तीय समितियां हैं, इनका भी वो क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। परंतु यदि संसद में किसी विधेयक पर मतदान करवाया जाए, वोटिंग करवाई जाए, तो ये वोटिंग महान्यायवादी क्या है, नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता है। ठीक है, बाकी सारे काम कर सकता है, परंतु ये क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं दे सकता। तो ये आज के 25 क्वेश्चन आपके क्या हैं, कंप्लीट हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको लगातार वीडियो दी जा रहे हैं, बायोलॉजी की भी सीरीज चल रही है, इस तरफ आपकी पॉलिटिकल के क्वेश्चन की भी सीरीज चल रही है। जैसे ही ये सीरीज पूरी होगी तो उधर फिजिक्स की सीरीज चलेगी और इस तरफ भारत भूगोल की सीरीज चला दी जाएगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत